Hello everyone, this is Shruti. Welcome back to CrackX. We are knowing polity series of M. Lakshmikant, and today we are going to start with the chapter 6, that is Union and its territory. So without wasting any minutes, let's jump to the topic, that is the chapter 6 से हमारा एक्चुअली में अब एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज अभी तक हम सिर्फ फिलोसफिकल पार्ट्स पढ़ रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए. बट नाउ वी आर गोइंग टू हेड इनटू द आर्टिकल्स. अब हम आर्टिकल्स पे अपना ध्यान डालने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 1 टू द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स दैट आर देयर. अब उन आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज इन चैप्टर 6, दैट इज़ आर्टिकल 1 to 4. ठीक है, स्टार्ट होने वाला है हमारा आर्टिकल 1 to 4 इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर द चैप्टर 6 एंड विच डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ओके, तो बेसिकली ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हैं, इट इज़ देर इज शेड्यूल 1, ओके, in which we have been given कि हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है और उनके जितने भी नाम है वो लिस्टेड है हमारे शेड्यूल 1 में. ठीक है, एंड ये इंश्योर करता है कि जो हमारा आर्टिकल 1 to 4 जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारी जो कंट्री है वो किस टाइप की है. ठीक है, इज़ इट एक्चुअली अ यूनियन और एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट और व्हाट इट इज़. Okay, because we perform federal structure but we call our country to be a union of states. Okay, so this has been given into our constitution and it tells us कि जो article 1 है वो describe करता है कि जो इंडिया यानी कि भारत है वो union of states है. Okay, unlike the American federation of state. क्यों? क्योंकि इवन दो हमारा जो कंट्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग ईच एंड एवरी स्टेट्स एंड द यूनियन, द पावर इज़ बीन शेयर्ड. लेकिन हमारा जो कंट्री है इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी अग्रीमेंट के तहत किसी स्टेट को नहीं जोड़े हुए हैं खुद के साथ. ओके, द स्टेट्स दैट आर देयर विद इन आर टेरिटरी ऑफ इंडिया. Territory means the whole country and whatever land it is acquiring which comes under its boundary is called its territory, right? तो इस territory में जितने भी states का division हुआ है that is not done by the agreement. ये किसी agreement के द्वारा नहीं किया गया है. Okay, this has been done in order to make the administration easy. उन states का administration easy हो सके because the country is very diverse and there are so much of communities and in every aspect it is having diversities and differences. That is why जो उनका administration है, to just make that easy, the country is divided into several states and thus it is not called as a federation of state, it is called as a union of states. So union of states का मतलब ये भी हुआ कि just because कोई agreement नहीं है इसका मतलब the state are not independent to cede from the territory. अगर कोई स्टेट जो कि हमारे इंडियन टेरिटरी का पार्ट है वो चाहे कि वो इस टेरिटरी से अलग होना चाहे तो वो नहीं हो सकती है बिकॉज इंडिया इज़ इटसेल्फ अ यूनियन एंड बीइंग अ यूनियन यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हो. आप रिस्पॉन्सिबल हो टू द टेरिटरी एंड आप किसी अग्रीमेंट के तहत नहीं बने हो कि आप जब चाहो उसे तोड़ कर इस टेरिटरी से बाहर हो जाओ. आप इस टेरिटरी का पार्ट हो और हमेशा रहोगे. ठीक है, जब तक कि आपको कोई दूसरी टेरिटरी एक्वायर ना कर ले. ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अमेरिकन स्टेट्स जो कि एग्रीमेंट के बेस पे बनी होती है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. हमारा जो इंडिया है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी करने के लिए इट इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड दस इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके, सिंपल. This is what it is given in this whole paragraph, that is B.R. अम्बेडकर का यही कहना है कि हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट बिकॉज इट इज़ नॉट based on the agreement among the states like American Federation, but it is done so in order to to make it convenient for the administration of those states. Okay,
आर्टिकल 1 जो है क्लासिफाइड है 3 तरीक़ों से, दैट इज़ द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज जो कि फ्यूचर में गवर्नमेंट कभी भी एक्वायर करेगी, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 इज़ अबाउट द स्टेट्स, कैटेगरी 2 इज़ अबाउट द यूटीज़. देन कम्स की जो नेम और यूनियन टेरिटरीज, दैट इज़ it is given in the first schedule of our constitution, and there are 28 states and 8 union territories, right? And there जो भी provisions है ना in 28 states के लिए, these are basically similar. It is given in the same manner. किसी भी कोई state को ऐसा कोई बहुत ही special provision नहीं है हर एक state के लिए. सभी state को एक general तरीके से देखा जाए तो same manner में सारे provisions जो है it is same for everyone. But however कुछ है जो कि पार्ट 21 में जो स्टेट्स हैं उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस, एडिशनल प्रोविजंस दिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो जनरल प्रोविजंस हैं वो तो है नहीं, बट कुछ एडिशनल प्रोविजंस, दैट इज़ कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं. वाई? बिकॉज इन स्टेट्स में जो पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्टेज और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, दे आर इन अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, एंड दैट इज़ वाई उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके एट द लोकल लेवल, इसलिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस इन स्टेट्स को दिए जाते हैं ताकि ये जो शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं इन स्टेट्स के अंडर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ रखा जा सके, एंड दस ये जो पूरे स्टेट का पब्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, ठीक है. एंड दो स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, जो पार्ट 21 में आते हैं. दो स्टेट्स आर नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक. ओके. And these are the states that also comes under the 5th and 6th schedule. Why? Because 5th and 6th schedules deals with the scheduled castes and scheduled tribes. So these states are containing those scheduled castes and scheduled tribes. That is why 5th and 6th schedule applies to these states. Okay. तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, दिस इज़ मच ब्रॉडर दैन द यूनियन ऑफ इंडिया. वाई? क्योंकि जब हम यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं तो सिर्फ हम स्टेट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो सिर्फ स्टेट्स आता है. लेकिन जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं तो वो पूरी बाउंड्री, इंडिया की जो पूरी बाउंड्री है उसे कंसिडर करते हैं, एंड दैट इज़ वाई उसके अंडर हमारे स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, और वो सारी टेरिटरीज जो गवर्नमेंट इंडिया में फ्यूचर टाइम में एक्वायर करके ऐड करेगा, इफ़ देयर विल बी एनी स्टेट लाइक दैट, तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर आएगी. ओके. तो द स्टेट्स आर मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम, दैट इज देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर विद द सेंटर अमंग ऑल द स्टेट्स, एंड द यूनियन टेरिटरीज और जो भी एक्वायर्ड टेरिटरीज होगी, यानी जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के स्टेट्स होंगे, दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. स्टेट्स सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है स्टेट के साथ, यूनियन, एंड बाकी जो यूटीज़ एंड जो थर्ड कैटेगरी की टेरिटरी है, दैट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंटर. ओके. और बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया आराम से कोई भी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है बाय एनी मोड ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट इज गिवन, दैट इज सेशन, ऑक्यूपेशन एंड कॉन्क्वेस्ट एंड सब्जुगेशन. ओके. तो इंडिया एक्चुअली सेवरल फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर रहा है एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वर दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, सिक्किम. सो इन चीज़ों को हम लास्ट में पढ़ेंगे बिकॉज इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हिस्ट्री दी गई है, दैट हाउ दे हैव बिकम आर पार्ट ऑफ आर टेरिटरी. जो आर्टिकल 2 है, अब आर्टिकल 1 में हमने जाना कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का टेरिटरी है, वो 3 तरीके से क्लासिफाइड है. दैट इज देयर आर स्टेट, देयर आर यूनियन टेरिटरीज, एंड देयर विल बी सम स्टेट्स दैट आर that will be if acquired by the government in future, that comes under that category 3, and ये हमारे schedule 1 में mentioned है. एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन किन किन के हाथों में, ये हमने देखा, वो किस तरीके से पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने आर्टिकल 1 में देख ली. ठीक है. आर्टिकल 2 में हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है उसे कौन सी एक्सक्लूसिव पावर मिली है. सो पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकते हैं और स्टैब्लिश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशन जो भी वो चाहें. तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वो किसी टेरिटरी को अपने में मिलाएंगे या इस्टेब्लिश करेंगे,
वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी पार्लियामेंट खुद बना सकता है. दैट इज़ गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 2. ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 2 दो तरह के पावर देता है, जो कि है पावर टू एडमिट एनी स्टेट इनटू द यूनियन एंड पावर टू स्टैब्लिश द न्यू स्टेट्स. अब इन दोनों के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, सो इसे हम इधर थोड़ा समझते हैं, अच्छे से समझते हैं. तो जो ये पहला पावर है, हमारे पहले कैटेगरी का जो पावर है, टेस्ट की हम एडमिट कर सकते हैं वो स्टेट्स जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर कोई एक ऐसा स्टेट है दैट वाज पहले से एग्जिस्ट करता था, उसे हम अपने इंडिया टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं. दैट मीन्स एडमिट करते हैं. ठीक है, इसे एडमिशन दे रहे हैं हम अपने टेरिटरी में. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वी आर एक्सरसाइजिंग पावर ए. ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो दैट फर्स्ट पावर ऑफ एडमिशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग स्टेट इनटू द यूनियन, ये एक्सरसाइज कर रही है. ठीक है, पावर सेकेंड पावर क्या बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट. ओके, सो एडमिट और स्टैब्लिश में क्या अंतर है कि एडमिट हम उन स्टेट्स को करते हैं जो पहले से थी, इट वाज एक्सिस्टिंग बिफोर. बट मान लो यही एक स्टेट है, ठीक है, इसे हम एडमिट कर रहे थे. ठीक, लेकिन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर एडमिट कर रहे हैं. मान लो कि इसे एडमिट करते टाइम हम, जैसे ये कोई एक स्टेट था एंड इट वाज कॉल्ड एज, मान लो भूटान. ठीक है, दिस इज़ भूटान एंड इसे हम अपने अंडर एडमिट कर रहे हैं. सो नाउ वी आर डिसइंटीग्रेटिंग इनटू टू पार्ट एंड वी आर टेलिंग कि ये वाला मान लो पार्ट हो गया एक नया स्टेट ए एंड दिस वन इज़ अ स्टेट बी, एंड ये हमने अपने टेरिटरी में ऐड किया. ठीक है, एंड नाउ वी आर टेलिंग कि अब हमारे पास कितने टेरिटरी, पहले 28 थे, अब 2 ऐड हुए, तो वी आर नाउ हैविंग 30 स्टेट्स. ठीक है, तो ये जो 2 स्टेट्स आए हमारे पास, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये हमने बनाए. ठीक है, ये स्टेट ए बनाया एंड ये स्टेट बी बनाया, एक बाहर की टेरिटरी को हमने अपने में एस्टैब्लिश कर दिया. सो दिस इज़ कॉल्ड पावर बी. और पावर ए में क्या था कि ये पहले से था भूटान. ठीक है, मान लो ये भूटान पहले से था एंड ये भूटान ही है और इसे हमने एडमिशन अपने स्टेट में दे दिया. अब ये हमारे टेरिटरी का पार्ट हो गया भूटान. तो यहाँ पे जो 28 था, अब +1 होकर 29 स्टेट्स हो गया हमारे पास. एंड दिस इज़ व्हाट एडमिशन ऑफ स्टेट मीन्स. तो एडमिशन में हम जो स्टेट पहले से था उसे एडमिशन बस देते हैं, दैट इज़ देयर. और इस्टेब्लिशमेंट में वो जो स्टेट था उसे हम किसी 2 अलग टुकड़ों में बांट कर या कुछ चीज़ों में एक नया इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो पहले से नहीं था. जैसे ये भूटान तो था, लेकिन इसे भूटान की तरह हमने नहीं अपने अंदर डाला, इसे 2 स्टेट में डिवाइड करके स्टेट ए और स्टेट बी कर दिया, जो पहले कभी दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, और ए और बी. और इसे हमने मतलब मान लो कोई XYZ नाम दे दिया एंड ये नाम पहले कभी पॉलिटिकली हमारे किसी भी मैप में एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो नाउ हमने एक नया स्टेट इस्टेब्लिश करके अपने अंडर एक्वायर किया है. दैट इज़ वाई वी आर एक्सरसाइजिंग पावर बी. द पार्लियामेंट इज एक्सरसाइजिंग पावर बी. अदरवाइज अगर इसने ऐसा कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं किया है, डायरेक्टली कोई एग्जिस्टिंग स्टेट को अपने अंडर लिया है, तो इट इज़ एक्सरसाइजिंग पावर ए. दिस इज़ व्हाट इट इज़. ओके, ठीक है, तो हमने जान लिया कि फर्स्ट जो है वो एडमिशन ऑफ स्टेट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, और सेकेंड जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं थे, हमने उन्हें एग्जिस्टेंस में लाया एंड देन अपने अंदर लाया. ठीक है, तो आर्टिकल 2 रिलेट करता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, और आर्टिकल 3 जो है ऑन द अदर हैंड वो रिलेट करता है फॉर्मेशन या चेंजेस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन इंडिया. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसे भी देख लेते हैं. अब मान लो इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, एंड उसमें एक स्टेट है आंध्र प्रदेश. मान लो ये आंध्र प्रदेश है. ठीक है, अब इंडिया की टेरिटरी के ही अंडर है ये. ओके, एंड इस स्टेट से हमने एक नया स्टेट निकाल दिया. मान लो अब आंध्र प्रदेश से एक नया स्टेट निकाल के हमने एक्स स्टेट मान लिया इसको. ठीक है, एक्स स्टेट नाम दे दिया, इसका नाम है एक्स. ठीक है, नाउ दिस एक्स हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 3. क्यों? क्योंकि ये पावर आर्टिकल 3 प्रोवाइड करता है टू द पार्लियामेंट कि आप टेरिटरी के अंडर किसी भी स्टेट का को इस्टेब्लिश कर सकते हो, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो, किसी भी स्टेट के साथ कोई भी जो भी चेंजेस आपको लाना है टेरिटरी के अंडर. ठीक है, टेरिटरी से बाहर नहीं. ये जो इंडिया का पूरा टेरिटरी है उसके अंडर ही आपको ये सारा काम करना है. ओके,
ठीक है, उसके अंडर आपको सारा काम करना है। एंड दैट इज़ वाई जो आप टेरिटरी के अंडर कोई भी चेंजेस लाते हो, ऐसे यहाँ कर दो, यहाँ से यहाँ कर दो, ये वाले स्टेट को यहाँ से यहाँ कर दो, इनका नाम चेंज कर दो, या जो भी चेंजेस आप करोगे दैट विल बी डन बाय आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 2 टेरिटरी के बाहर का बात कर रहा था, ठीक है, इससे बाहर का। एंड आर्टिकल 3 टेरिटरी के अंदर का, विद इन द टेरिटरी आर्टिकल 3, and outside the territory you are doing any changes and establishing or admitting any state, it comes under article 2. okay, ठीक है। तो आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट, कोई भी रीएडजस्टमेंट जो विद इन द स्टेट कर रहे हो आप, इंटर स्टेट ऑफ द टेरिटरीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन इंडिया। ओके, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 3। नो पार्लियामेंट का पावर क्या है? टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। अगर आप किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हो, कोई नया स्टेट निकालते हो, या किसी स्टेट को का ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस ला रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑल्टर कर रहे हो, तो वो आर्टिकल 3 के अंडर आता है, अभी हमने देखा। एंड these are some powers that the parliament can exercise by article 3, that is form a new state by separation of territory from any state, by uniting to a more state or part of states, or by uniting any territory to a part of any state। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली सिंपल है कि आप किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हो बाई सेपरेट करने एनी टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जैसे मैंने अभी बताया आंध्र प्रदेश है, इसे सेपरेट कर दिया 2 टेरिटरी में, और इसे नाम दे दिया ए, एक्स दे दिया, इसे आंध्र प्रदेश ही रहने दिया। सो दिस कैन बी डन बाय ए। ओके, या या कोई और भी एक ऐसा स्टेट था, इसे इसके साथ यूनाइट कर दिया, ऐसे वाई नाम दे दिया, या कोई और नाम नहीं भी दिया, ये जो था वो था, और ये अब एक पूरा एक स्टेट बन गया, इसे पूरा आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं, इसे पूरा कुछ हैदराबाद बोल रहे हैं, कुछ भी नाम दे रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो डन बाय आर्टिकल 3, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। सेपरेट किया, पहले एक्स नाम दिया, फिर यूनाइट कर दिया, वाई नाम दिया, ऑल कम्स अंडर द पावर ए। ठीक है, फिर इंक्रीज़ करना आपको एरिया ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, पहले मान लो ये इसे और थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसके टेरिटरी का साइज़ थोड़ा सा और इतना इंक्रीज़ कर दिया। सो दिस ऑल्सो डन, दिस इज़ डन बाय आर्टिकल 3 अंडर क्लॉज बी। ठीक है, देन डिमिनिश करना है, इसे और छोटा करना है, दैट कम्स अंडर सी। ऑल्टर करना है इसके बाउंड्री को, ठीक है, इसके बाउंड्री को बढ़ाना घटाना, कुछ भी ऐसा करना है, दैट कम्स अंडर डी। ऑल्टर करना है इसके नाम को, आंध्र प्रदेश की जगह आप कुछ और नाम रख रहे हो। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश, कोई भी आप एक एग्जांपल लो माइंड में, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। बस ऐसे समझो कि मतलब क्या है इन चीज़ों का। ऑल्टर करना है उनका नाम, उनके नाम में चेंजेस लाने हैं। ठीक है, दैट कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट ओनली। ओके, हाउएवर आर्टिकल 3 2 कंडीशंस डालता है इन रिगार्ड में, जो आप इन एक्सरसाइज करोगे इन पावर्स को, इसके पीछे 2 कंडीशंस हैं। दैट इज़, पहला ये कंडीशन है कि अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, पार्लियामेंट में ही ओनली होगा, एंड बाय द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, जो भी इन अबव चेंजेस को आप करने वाले हो, उसके लिए जो भी आप बिल इंट्रोड्यूस करोगे वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करोगे, एंड विद द प्रायर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन में। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। और दूसरा कंडीशन ये है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, जब प्रेसिडेंट है वो रेफ़र करेंगे सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अभी ये जो बिल था जिसमें लिखा है कि आप कोई स्टेट के इन चीज़ में चेंजेस लाने वाले हो, ठीक है, इस बिल को आपको किस में इंट्रोड्यूस करना है? आपको पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस करना है। इसके अलावा और आप किसी जगह इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, दैट इज़ आप स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले ये प्रेसिडेंट से रेफ़र होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट विल बी रेफरिंग, इससे रिकमेंडेशन देंगे, प्रायर रिकमेंडेशन होगा, एंड इससे भी पहले प्रेसिडेंट इसे क्या करेंगे? रेफ़र करेंगे सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जिसमें ये चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, वो कंसर्न स्टेट होगा जिसमें ये specified for a specified period it will be referred to that concerned state जिसमें वो changes होने वाले हैं, वो प्रेसिडेंट करेंगे। तो सबसे पहले रेफ़र किया गया, जो भी चेंजेस होने वाली हैं वो बाय द प्रेसिडेंट, फिर रेफ़र करने के बाद द प्रेसिडेंट इज़ नाउ रिकमेंडिंग द चेंजेस द बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, तब जाके वो बिल फिर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है।
फिर फर्दर जो द पावर ऑफ पार्लियामेंट है टू फॉर्म न्यू स्टेट, वो इंक्लूड करता है द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब इसका मतलब ये है कि जो पावर है ना पार्लियामेंट का टू फॉर्म एनी स्टेट, वो ये भी पावर समेटे हुए है अपने टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट का कोई पार्ट है या किसी भी स्टेट के बगल में कोई यूनियन टेरिटरी है, उसे आपस में जोड़कर एक नया स्टेट फॉर्म करने का भी पावर है। ठीक है, एंड कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, बस यही था। जो भी कोई स्टेट है, इसके बगल में कोई यूनियन टेरिटरी है, इसे आपस में जोड़कर एक स्टेट बना दिया गया। दिस इज व्हाट द पावर इज हैविंग। ठीक है, एंड सिर्फ स्टेट ही नहीं, आप जैसे कोई टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी है, इस यूनियन टेरिटरी में से स्टेट को जोड़कर जैसे यूटी बना दिया गया, एक न्यू यूटी फॉर्म हो गया। अब ये स्टेट नहीं रहा, अब ये एक यूटी बन चुका है। तो दिस पावर इज ऑल्सो अंडर द पार्लियामेंट। ओके, दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ मीन्स ओनली। जो प्रेसिडेंट है इज नॉट बाउंड, या पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट। जो ये प्रेसिडेंट ने रेफर किया था ना बिल अभी पहले, तो वो बस एक कंडीशन है, एक फॉर्मेलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बाउंडनेस है किसी भी तरीके से ऑन द व्यूज़। ठीक है, जो भी व्यू स्टेट लेजिस्लेचर्स में देंगी वो या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इट इज़ द फुल डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट। उन पे कोई ऐसा दबाव नहीं है कि उन्हें मानना ही है। एंड ठीक है, एक पीरियड के लिए रेफ़र किया गया था ना, जैसे देयर वाज अ पीरियड ऑफ मान लो 5 मंथ्स, ठीक, उसके लिए रेफ़र किया गया कि ये चेंजेस आपके स्टेट में होने वाली। एक स्टेट लेजिस्लेचर है जिसकी में जो स्टेट में चेंजेस होने वाले, उस स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर है, एंड उसमें रेफ़र किया प्रेसिडेंट ने कि ये चेंजेस हम करेंगे। ठीक, एंड 5 मंथ्स के अंदर इसने कुछ व्यूज़ दिए कि ये मत करो या फिर ये करो या फिर ये वाला भी कर सकते हो। तो ये जो भी व्यूज़ दे रहे हैं, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। इसे एक्सेप्ट करना नहीं करना, ये टोटल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के हाथों में है, ज़रा भी बाउंडिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ये नेसेसरी भी नहीं है कि आप फ्रेश रेफरेंस डालो स्टेट लेजिस्लेचर को एवरी टाइम जब भी अमेंडमेंट करोगे बिल में। मान लो ये बिल अभी पार्लियामेंट में चला गया, ठीक, इसने व्यूज़ नहीं लिए, ये व्यूज़ दे रहा था जो इसने नहीं लिए, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ये बिल चला गया पार्लियामेंट में, एंड अब इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अब इसमें अमेंडमेंट होंगे तो आपको फिर से रेफ़र करके ये बिल लाना होगा। नो, एक बार चला गया, हमने आपको रेफ़र किया था, इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वी डिड अ फॉर्मेलिटी, नाउ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। अब जो भी अमेंडमेंट होगा हम बार बार आपको रेफ़र नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर को बिल रेफ़र हो रहा था। यूनियन टेरिटरीज़ में तो वो भी नहीं होता है। यूनियन टेरिटरीज़ में जैसे मन चाहे वैसे पार्लियामेंट आराम से जाकर बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट ही इसमें एक्शंस लेंगे इसके व्यूज़ पे। ओके, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर को कोई रेफरेंस नहीं जाता है। पार्लियामेंट इज़ टोटली is having total discretion over the bill that is for the union territory. Now it is thus clear कि कॉन्स्टिट्यूशन के ने ऑथराइज़ किया है पार्लियामेंट को नए स्टेट्स बनाने के लिए या ऑल्टर करने के लिए एनी एरियाज, एनी बाउंड्रीज और एनी नेम। ठीक है, एरिया बाउंड्री नेम आराम से किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है, उसके नेम बाउंड्री और एरिया को ऑल्टर कर सकती हैं। ठीक है, विदाउट देयर कंसेंट, उनके कंसेंट का कोई नीड नहीं है। इन अदर वर्ड्स, पार्लियामेंट रिड्रॉ कर सकता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को अपने मर्जी से। इसीलिए जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट है वो गारंटीड नहीं है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने का जो फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें दिया है कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ये कोई गारंटी नहीं, इसमें कभी भी पार्लियामेंट चाहे चेंजेस ला सकते, वो 28 से 22 कर देगी, 28 से 30 कर देगी, उसकी मर्जी। ठीक है, तो इसीलिए इसे एक एन डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स बोला गया है कि यूनियन टेरिटरी में तो कोई चेंजेस नहीं आएगी जब तक यूनियन ना चाहे। ठीक है, वो स्टेट्स में लेकिन आ सकती है। ठीक है, देखो सिंपल सा मीनिंग ये है
कि मानो ये टेरिटरी है इंडिया का, ठीक है, अभी मैं बस ऐसे ही बना देती हूँ, अब मैं मैप नहीं बनाने जाऊँगी। ये टेरिटरी है इंडिया का, इसमें इतने सारे स्टेट्स के डिवीजन्स हैं, तो दिस इज़ अ टेरिटरी। इसमें इसने जो चेंजेस लाने थे चेंजेस ला दिए, इसे इससे अलग कर दिया, इसे इससे अलग कर दिया, बट ये यूनियन की जो बाउंड्री है, ये जो टेरिटरी जो इंडिया का है, इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकती है, इन द सेंस कि ये स्टेट खुद से अलग तो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है टू सीड फ्रॉम द यूनियन। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कि एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। यूनियन इज़ टोटली इंडिस्ट्रक्टिबल, बट इसके स्टेट्स जो हैं वो आपस में जैसे मन चाहे वो चेंज हो सकते हैं। द स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल बट द यूनियन इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल। ओके, यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट आराम से स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इन द सेंस कि कोई स्टेट को बना सकता है, कोई स्टेट को ख़त्म कर सकता है, बट स्टेट का ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो यूनियन के साथ कोई भी खिलवाड़ करे या यूनियन की किसी भी टेरिटरी को हाथ लगाए या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न उसके लिए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसा कोई भी पावर नहीं मिला हुआ है। यूएसए में ऑन द अदर हैंड आराम से इंटीग्रिटी हार्म हो सकती है, और कोई भी जो, बिकॉज द स्टेट्स आर बेस्ड ऑन अग्रीमेंट, वो अपने अग्रीमेंट से पीछे हटेंगे एंड द यूनियन विल बी डिस्ट्रक्टेड। ठीक है, पूरा नक्शा यूनियन का बदल जाएगा। दैट फेडरल अमेरिकन फेडरेशन विल बी डिस्ट्रक्टेड एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नए स्टेट्स नहीं बना सकती है, ना ही उनके बॉर्डर या एग्जिस्टिंग स्टेट्स को उनके कंसेंट के बिना ऑल्टर कर सकती हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई इस यूएसए को डिस्क्राइब किया जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि यूएसए के गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो किसी के स्टेट को हाथ लगाए, बिकॉज द स्टेट इज़ हैविंग देयर ओन प्रोविजंस एंड ओन थिंग्स। द स्टेट आर एज मच पावरफुल एज द यूनियन इज। दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 4, तो हमने आर्टिकल 3 पढ़ा कि कैसे ये पावर एक्सरसाइज करके स्टेट्स के विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या क्या चीज़ें चेंजेस किए जा सकते हैं स्टेट्स में। बट आर्टिकल 4 हमें बोलता है कि जो लॉ मेड है ना फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो अंडर आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा, ठीक है, कि कोई नए टेरिटरी को हम ऐड कर सकते हैं एंड किसी भी नए टेरिटरी मतलब को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वो जो है उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, आर्टिकल 2 में एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, और आर्टिकल 3 में जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और बाउंड्रीज और एरियाज और ये हैं, इनसे रिलेटेड ये 2 आर्टिकल से रिलेटेड जो लॉज है उनको ये कंसिडर नहीं किया जाए एज अ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, इसको 368 के अमेंडमेंट के अंडर नहीं लाया जाता है, तो किसके अंडर लाया जाता होगा? ऑब्वियसली जो 368 के स्कोप के अंडर नहीं आती हैं वो ऑर्डिनरी बिल्स की तरह पास होती हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि ये स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए फॉर एनी चेंजेस टू बी डन ऑन दोस आर्टिकल 2 एंड 3। यही आर्टिकल 4 में बस दिया हुआ है कि आर्टिकल 4 में बस ये दिया है कि आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड जो भी लॉज है इट कैन बी मेड, और जो भी अमेंडमेंट्स है इट कैन बी मेड बाई just like an ordinary law, and it does not need any special provision as it is required under article 368। ठीक है, 368 के स्कोप से बाहर है आर्टिकल 2 और 3, ये हमारा आर्टिकल 4 बताता है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। नाउ इट इज अ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट, एंड आर्टिकल 3 इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। तो ये क्वेश्चन कम आया था इन द 1960। ठीक है, जो रेफरेंस हुआ था सुप्रीम कोर्ट को बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन इसमें हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि देखो हम एडमिट और इंडिया का पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एडमिट एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पार्लियामेंट के ये पास ये भी पावर है कि वो जो मन चाहे टेरिटरी उठाकर किसी और फॉरेन स्टेट को दे दे एज अ गिफ्ट। ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने टेरिटरी के पार्ट को सीड नहीं कर सकती है। ठीक है, अपने मर्जी से। ठीक है, तो इंडियन टेरिटरी
can be ceded to a foreign state only by amending the constitution under article 368. अगर कोई ऐसी टेरिटरी है जो फॉरेन स्टेट को दी जानी है तो वो आर्टिकल 368 के अंडर आएगा. उसका डिस्क्रिप्शन पार्लियामेंट के पास अकेले का नहीं है, उसे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी अंडर आर्टिकल 368. और इसी वजह से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1960 में to transfer the state territory to Pakistan. That is, the part of the Bengal has to be given to the Pakistan, and for that an amendment of article 36 under article 368 was done. तब जाकर वो जो पार्ट था पाकिस्तान को दिया गया. ठीक है, तो आप किसी को स्टैब्लिश तो कर सकते हो, एडमिट तो कर सकते हो अपने टेरिटरी में, लेकिन आप किसी को अपने इंडिया का टेरिटरी फॉरेन स्टेट को देने जाओगे तो आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी का अमेंडमेंट लगेगा. दैट इज़ अंडर आर्टिकल 368 यू नीड एन अमेंडमेंट, और तब वो अमेंडमेंट होगा, तब जाकर आप अपने टेरिटरी को किसी और को दे सकते हो. ये पार्लियामेंट को कहा गया है. ऑन द अदर हैंड जो सुप्रीम कोर्ट है 1969 में, उन्होंने कहा कि सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट, अब ये तो कोई टेरिटरी को उठा कर देने की बात किसी को, बट अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है विद एनी फॉरेन कंट्री, मान लो नेपाल के साथ हमारा कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है, विद एनी अनदर कंट्री, तो वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिक्वायर नहीं करता है. अगर नेपाल के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है दैट इज़ अंडर द पार्लियामेंट, उसके लिए आप नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ बनाओगे. आप अंडर 368 कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन इज इटसेल्फ आप किसी भी एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू उसे उस डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत सारे लॉज हैं जो अंडर आर्टिकल 3 बनाए गए हैं, वो टेबल 6.4 में दिए हैं. एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इन 2015 एंड इट वाज एनैक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश. ठीक है, तो कुछ टेरिटरीज थी जो बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करनी थी एंड सर्टेन टेरिटरीज को एक्वायर करनी थी. ठीक है, तो ये एक्वायरेशन एंड ट्रांसफ़र जो था इट वाज रन बाय द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2050. ठीक है, एंड देयर वाज एन एग्रीमेंट and its protocol entered into between the governments of India and Bangladesh. So there was agreement with the government of the Bangladesh, and under this deal India ने 111 enclaves को बांग्लादेश को दिया था, and while बांग्लादेश ने 51 enclaves इंडिया को दिए थे. ठीक है, and it was done under 100th constitutional amendment of 2050. और इसके एडिशन में डील ने ये भी इन्वॉल्व किया था कि जो द ट्रांसफ़र ऑफ एडवर्स पोजीशंस एंड द demarcation of 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच. ठीक है, तो जो बॉर्डर स्ट्रेच को लेकर भी जो भी प्रोविज़न थे वो भी इसमें एडेड थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इस अग्रीमेंट में. एंड फॉर दीज 3 पर्पस हुए थे. दैट इज़ अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविज़न रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा in the first schedule of the constitution. The background of this amendment is as follows. तो first schedule में कुछ changes आए थे related to these states असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा. इनकी बाउंड्रीज एंड इनकी टेरिटरी से रिलेटेड क्या वो चेंजेस थे, दीज आर गिवन. कि इंडिया और बांग्लादेश, देखो इनके पीछे क्या एक बैकग्राउंड रहा है, दैट इज़ गिवन कि इंडिया और बांग्लादेश का एक कॉमन लैंड बाउंड्री था अप्रॉक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर्स का. ठीक है, इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री को डिटरमाइन किया गया था एज पर रेड क्लिफ अवार्ड ऑफ 1947. तो जब डिस्प्यूट्स अराउज्ड हुए फॉर द प्रोविज़न दैट वाज गिवन अंडर द रेड क्लिफ अवार्ड, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए बैगी अवार्ड ऑफ 1950 हुआ. ठीक है, फिर एक और एफर्ट हुआ जिसने सेटल किया इस डिस्प्यूट्स को बाय नेहरू नून अग्रीमेंट इन 1958. ठीक है, तो ये सारे जो इश्यूज़ थे डिवीज़न ऑफ बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल को लेके, इसे चैलेंज किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9th सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के द्वारा 9th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1960 ने, पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट किया. एंड कंटिन्यूअस लिटिगेशन एंड अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई नहीं किया जा सका विद रिस्पेक्ट टू द टेरिटरीज ऑफ फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, तो क्योंकि इसे नोटिफाई नहीं किया जा सका था, इसलिए मई 16, 1974 में एक अग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है,
और इस एग्रीमेंट में डिमार्केशन ऑफ लैंड बाउंड्री एंड रिलेटेड मैटर्स को साइन किया गया एंड टू ऑब्वियसली सेटल द डिस्प्यूट्स, ताकि एक सॉल्यूशन मिल सके द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द बॉर्डर डिमार्केशन। ठीक है, इस एग्रीमेंट को हाउएवर वाज नॉट रैटिफाइड। ठीक है, एंड देन इन दिस कनेक्शन, ठीक है, तो इस वजह से एक सब्सिक्वेंटली एक इशू रिलेटिंग टू डिमार्केशन ऑफ अनडिमार्केटेड बाउंड्री एंड द टेरिटरीज ऑफ एडवर्स पोजीशन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स वर आइडेंटिफाइड इन द रिजॉल्व बाय साइनिंग प्रोटोकॉल ऑन सितंबर 6, 2001। तो यही सारे बाउंड्रीज के जो डिस्प्यूट्स थे डिमार्केटेड अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज को लेकर, इसे सॉल्व करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए एक प्रोटोकॉल साइन हुआ ऑन सितंबर 6, 2011, जिसने एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 1974 को बनाया। ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 1974 आफ्टर साइनिंग द प्रोटोकॉल ऑफ ऑन सितंबर 6, 2011। ठीक है, एंड द प्रोटोकॉल वाज प्रिपेयर्ड विद सपोर्ट एंड कॉन्करेंस ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। तो इस प्रोटोकॉल में इनके कंसर्न्स भी एडेड हैं, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज भी उसमें इंक्लूडेड थी, इनके कुछ टेरिटरीज में उसमें इंक्लूडेड थे जब लेन देन हो रहा था टेरिटरीज का विद बांग्लादेश बाय दिस एग्रीमेंट। ठीक है, एंड देन एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये हम पार्ट 2 में ये सारे चीज़ों को पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, कैसे एवोल्यूशन हुए हैं हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, कैसे पहले हमारे इतने कम स्टेट्स थे, देन वी गॉट टू नो दैट कि अब हमारे 28 स्टेट्स हैं। तो कैसे कैसे स्टेट्स बने, कैसे कैसे देयर वाज द एवोल्यूशन, देयर वाज द चेंजेस, क्या क्या बाउंड्रीज में चेंजेस हुई हैं अभी तक, दैट वी विल बी गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।